सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें पता है आप सब भी खुश होंगे पहले के वीडियो को देख करके। ये कक्षा 8वीं के सहायक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 2 तलाश का बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को हुआ होगा, समझ में आया होगा जो वास्तव में लेखक क्या तलाश रहे हैं, किस चीज़ की तलाश में है, क्या ढूंढ रहे हैं। जहाँ एक तरफ भारत की शक्ति और सीमा को ढूंढा, क्या भारत की शक्ति थी, क्या उसका सीमा था। भारत की विभिन्न झांकियों को देखा, जो विभिन्न संदर्भ में भारत का क्या रूप है। उसके बाद भारत माता की तलाश की, जो भारत माता का कहाँ स्थान है, कौन है सही मायने में भारत। आज हम लोग भारत की विविधता और एकता का तलाश उन्होंने किस तरह किया, उनके विचारों से हम अवगत होंगे। तो देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं भारत की विविधता और एकता की। लेखक के अनुसार भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। कहने का मतलब, आज भी अगर हम पूरे भारत की यात्रा करें तो हर जगह का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान ही नहीं, शरीर का गठन भी, शारीरिक रूप से भी व्यक्ति में जगह जगह विभिन्नता है। अगर हम उत्तर में जाते हैं तो वहाँ अलग वेशभूषा, कदकाठी के लोग मिलते हैं। दक्षिण में गए तो अलग पहनावा ओढ़ावा, हर चीज़ में विविधता है, अलग अलग है। अब वो कह रहे हैं जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया से जो आए, उनके बहुत अधिक रीति रिवाज कश्मीर में भी मिलते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में वसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। यानी कि कहने का मतलब, सबसे पहले ये लोग हिंदू ही थे, जिसको सनातन धर्म कहा जाता है। फिर उससे आगे बौद्ध बने, फिर इस्लाम के आने के बाद इस्लाम बन गए, मगर जड़ें वही सनातन धर्म की ही है। और यही भारत की एक संस्कृति है जो सबको एक जगह इकट्ठा रख रहा है।
सीमांत क्षेत्र कहते हैं जो सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है, बाउंड्री लाइन के जो क्षेत्र होते हैं। जैसे हम मणिपुर को भी सीमांत क्षेत्र बोल सकते हैं, क्योंकि यह भी म्यांमार के सीमा से लगा हुआ है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष इसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। कहने का मतलब धर्म तो बदल गया, मगर जो मानसिकता होती है उसमें बदलाव नहीं आता है। यही है पूरे भारत में भी। आज भी हम भले ही अलग अलग क्षेत्र में हैं, अलग अलग तरीक़ा से हैं, मगर सभी की मानसिकता भारतवासी का ही है, इंडियन होने का ही है, भारतीय होने का ही है। और यहाँ जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन आया है, इसे हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, आगे जानेंगे कि किस तरह से यहाँ से अखंड भारत का विचारधारा चाणक्य के द्वारा लाया गया था, जिसको पूरा करने में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे, वो भी तक्षशिला से ही संबंध थे। तक्षशिला आज अगर बोले तो पाकिस्तान में पड़ता है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो लेखक के और क्या विचार हैं। अब आगे कह रहे हैं, पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। चरम मीन्स होता है एकदम सुपर, जिसको बोलते हैं सुपर स्थिति। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि हैरत मीन्स होता है आश्चर्य में डालने वाला। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है, जो पता चलता है जिस सब में जो गुण दोष था वो आपस में भी एक दूसरे में समाहित हो गया, एक दूसरे में मिल गया। मगर इस पूरे कार्य क्रियान्वयन के दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, यानी कि शामिल हो गए। प्रभावित भी किया मगर अंततोगत्वा शामिल भी होते चले गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, विघटनकारी बोलते हैं तोड़ने वाले तत्व, बर्बाद करने वाले तत्व, ये जब उभरे तो तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने का प्रयास को बढ़ावा दिया, क्योंकि हमेशा जो सामंजस्य बैठाता है, एडजस्टमेंट जिसमें होती है,
वही जिंदा बचता है। जब हम जहाँ सामंजस्य नहीं बैठा पाते वो ख़त्म हो जाती है, जिसका अनेक उदाहरण है। चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे रोम की सभ्यता हो, ये सब सभ्यता अपने आप को आने वाले समय के साथ सामंजस्य नहीं कर पाया तो वो नष्ट हो गया। सिकंदर महान ही आया, आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। मगर चूँकि भारतीय संस्कृति सभ्यता सामंजस्य ढूंढने का प्रयास करती थी, इसका ऐसा नियम कानून था जो कठोर भी था, लचीला भी था, जिसके कारण इस सभ्यता में थोड़ा बहुत बाह्य छेड़छाड़ तो हुआ, मगर मूल रूप से वो अपनी पौराणिक स्थिति बनाए रखा। कहने का मतलब आगे देखते हैं, सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया। यही हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, जहाँ पर हम सभी को मानव के रूप में स्वीकार करते हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हर किसी को समान रूप से उसके विश्वास को, उसके रीति रिवाज को, हर किसी को मान्यता दिया गया, प्रोत्साहित किया गया, जो कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम सब मिलके भारतीय संस्कृति हैं। आगे लेखक लिखते हैं, किसी एक देशीय समूह में, चाहे वो कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती है। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सामंत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। ये कहने का मतलब हुआ, अगर हम भारत देश में जो भी अलग अलग इलाके हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ की अगर तुलना करेंगे तो बहुत कुछ अंतर मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, अंतर उस समय मालूम पड़ेगा जब हम इसकी तुलना किसी दूसरे देश के क्षेत्र से करेंगे। लेखक आगे यह भी कह रहे हैं, जब हम सीमांत क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ जो दो देशों के सभ्यता संस्कृति का आपस में मिलाप दिखता है। जो कुछ सभ्यता, जैसे भारत का, अगर हम मणिपुर की बात करें तो भारत का अगर सभ्यता संस्कृति है तो इसके बगल में म्यांमार है, वह भी इसे प्रभावित किया है। और कहीं कहीं ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि किसका प्रभाव अधिक रहा और किसका कम रहा। मगर यदि पूरे देश की बात करें तो इसके में लगभग समानता ही दिखता है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग तो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए थे,
कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। कहने का मतलब है जो आज भी अगर हम अपने देश से बाहर कहीं जाते हैं तो अजनबी महसूस होता है, लगता है जो हम परदेश में आ गए हैं। मगर यदि भारत में कहीं जाते हैं तो वहाँ ऐसा अनुभव नहीं होता है, वहाँ लगता है जो हम अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं। यह एक बहुत बड़ी विशेषता है जो इतनी बड़ी विशाल देश में इतने विविध रूप में रहते हुए भी हमें ऐसा अनुभव होता है जो हम सब एक हैं। लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं जो प्राचीन समय में भी जब कोई आधुनिक देश की अवधारणा नहीं थी, उस समय में अलग अलग राज्य थे, सामंत थे, मगर फिर भी जो एक ये भारतीय अखंड आर्यावर्त का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कहीं भी जाने पर अपनापन का बोध महसूस होता था। और कहीं बाहर जाने पर और जो भी बाहरी भी जो लोग आए वो यहाँ जब आके रहे तो उन्होंने इसको अपना मान लिया, वो भी भारतीय बन गए। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, राष्ट्रीयतावाद होता है जहाँ एक राष्ट्र के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। पहले एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, मगर अब एक भारत के रूप में हम अपने आप को देख रहे हैं। विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। कहने का मतलब ये नहीं समझा जाता है कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है। बस एक ही समझा जाता है कि ये हिंदुस्तानी है, यह भारतीय है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपने मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ क्या, तो मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की, उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बफर की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे जन संस्कृति के बारे में। अब तो हम लोग भारत की विविधता के बारे में देख लिया, जो पूरे देश बहुत ही बड़ा देश है, कहा जाए तो एक महादेश, कॉन्टिनेंट जैसा ये है। और इस तरह इतने बड़े विशाल देश में सभी विविधता रहते हुए भी एक एकता है, एक यूनिटी है, वह है जो हम भारतीय हैं, सब भारत के हैं। धन्यवाद। हम आशा करते हैं
या आपको यह वीडियो पसंद आए, आप इससे सीखें। और जहाँ कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो आप हमें ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर्सनल भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।